हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स लैब। आज का हमारा लेक्चर है कैलकुलेशन ऑफ सेल्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज होलो स्फीयर एंड चार्ज सॉलिड स्फीयर। एक बार अगर आप रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लास्ट क्लास हमने क्या डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास हम लोग देखे थे कि जो डाइपोल होता है उस डाइपोल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो इसकी वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर होता है। ठीक है, ये चीज हम लोग देखे थे और साथ ही साथ हम लोग ये देखे थे कि डाइपोल पर कितना टॉर्क लगता है। फिर देखे थे कि डाइपोल पर कितना वर्क होता है और हम ये भी देखे थे कि जितना वर्क होता है डाइपोल पर उतना ही आपका क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगर हम लास्ट, जैसे कि हमारा लेक्चर नंबर 8 है क्लास 12 और चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लास्ट 2-3 क्लास के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक अलग चीज है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एक अलग चीज है। इसका हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं जो पिछला जो कुछ लेक्चर है उसमें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता क्या है, अगर आपको एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम बताएं तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है किसी भी चार्ज सिस्टम को असेंबल करने में जितना एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितना वर्क डन करना पड़ता है, वही उसमें क्या होता है कि एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आपके पास एक चार्ज है ये Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, आप इसको असेंबल किए हैं। ठीक है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, तो रखा हुआ है तो इसको लाने में, ठीक है, इसको असेंबलिंग करने में जितना वर्क डन किया गया होगा वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास क्या है कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेज है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके पास देखिए दो चार्ज है। ठीक है, दो चार्ज Q1 Q2 और इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, ये होता है Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर होता है। अगर आपके पास तीन चार्ज है तब भी आप इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना सीख चुके हैं। अगर चार चार्ज आपके पास होता है तब भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। और अगर नंबर ऑफ वेरियस चार्जेस होते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, तब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर इसका निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, फिर एक बार हम लोग देखे थे कि ये तो था सेल्फ एनर्जी, खुद की वजह से, लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड भी पहले से प्रेजेंट है तब उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा ये भी हम लोग देख चुके हैं और साथ ही साथ डायपोल के केस में भी देख चुके हैं। अब आज हमारा लेक्चर यहाँ से स्टार्ट होता है कि सेल्फ एनर्जी ऑफ अ चार्ज स्फेरिकल सेल स्फीयर। ठीक है, ये चीज अब इसको समझना है आप लोगों को अच्छे से थोड़ा। यहाँ पर जी, यहाँ पर आप देखिए। ठीक है, ये सेल्फ एनर्जी का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा इसके पास। ठीक है, और किस केस में, तो अगर आप किसी सेल जो है, किसी स्फेरिकल सेल को अगर आप चार्ज करते हैं, यहाँ पर इस चीज को अगर आप देखेंगे तो आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, क्या तरीका है निकालने का, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा स्फीयर है, ये जो आपका पिक्चर यहाँ पर एडजस्ट किया गया है ना पावर पॉइंट में, उसकी वजह से ये थोड़ा इस टाइप से दिख रहा है, बाकी है ये स्फेरिकल। तो इसको आप क्या किए हैं, चारों साइड से इस पर चार्ज डाल दिए हैं। ठीक है, ये अब अगर इसमें आप चार्ज डालेंगे, ये चीज यहाँ पे चार्ज इस पे डाल दिए हैं चारों साइड से, ये पूरा डाल दिए हैं चार्ज, तो इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो देखिए यहाँ पर सबसे सटीक आंसर है इसके पास उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगा जितना कि चार्ज को लाने में वर्क किया गया होगा। तो देखिए अगर इस पे आप चार्ज लाते हैं ना, तो चार्ज कैसे लाए होंगे, तो सबसे पहले क्या होगा कि इस पर जीरो चार्ज होगा, फिर आप क्या किए होंगे, कुछ चार्ज लाए होंगे, धीरे धीरे यहाँ से कहाँ से लाना शुरू किए होंगे, इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट ही इसका रेफरेंस पोजीशन होता है। तो धीरे धीरे आप यहाँ पर चार्ज लाए और मैक्सिमम चार्ज आप इस पर कितना कर दिए, कैपिटल क्यू कर दिए। ऐसा नहीं होगा कि आप कैपिटल क्यू चार्ज एक ही बार लाए होंगे, ठीक है, वो धीरे धीरे आप लाए होंगे और जैसे जैसे आप चार्ज लाते हैं वैसे वैसे इसका पोटेंशियल भी बढ़ते चले जाता है और वैसे ही वैसे इसका वर्क डन भी बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि देखिए वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू होता है क्यू भी। क्यू का यहाँ पे वैल्यू क्या है, जितना चार्ज आप ला रहे हैं, और भी क्या है कि वहां पर पोटेंशियल कितना प्रेजेंट है। तो मान लेते हैं कि शुरू में अगर आप इस पर जीरो चार्ज था तो यहाँ पर पोटेंशियल जीरो रहा होगा, मतलब शुरू में क्या होगा, वर्क डन नहीं करना पड़ा होगा। लेकिन अब मान लेते हैं कुछ चार्ज ला लिए, तो कुछ चार्ज अब हम ला लिए हैं
तो लाने के बाद क्या करना पड़ा होगा यहाँ पर, अब वर्क डन करना पड़ा, ये कुछ चार्ज लाए हैं तो उसकी वजह से पोटेंशियल भी आ गया होगा, तो पोटेंशियल भी आ गया होगा तो अब वर्क डन करना पड़ा होगा। तो यहाँ पर वर्क भी क्या हो रहा है, कंटिन्यू वेरी कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपको वर्क यहाँ पे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। अब इंटीग्रेशन मेथड का यूज हम लोग कैसे करते हैं ये चीज आप लोगों को देखना है यहाँ पर। तो देखिए पहले यहाँ पर समझिए क्या लिखा हुआ है, कंसीडर ए स्फेरिकल सेल हैविंग चार्ज q एंड रेडियस r, ये समझ में आ गया। लेट द इंस्टेंटेनियस चार्ज ऑन द सेल इज q। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया कि मान ले आपके पास ये स्फीयर है, तो हम यहाँ पे क्या है, जब टाइम का वैल्यू 0 था उस समय चार्ज नहीं था, मान लेते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम पे इस पे चार्ज कितना हो गया है, स्मॉल q हो गया है ये। तो इसकी वजह से अब पोटेंशियल कितना होगा, यही दे रखा है कि आप इंस्टेंटेनियस चार्ज कितना ले हैं, q लाए हैं, तो q की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे कितना हो जाएगा, मान लेते हैं v हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप q चार्ज ला लिए हैं, इसके प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा चार्ज dq लेके यहाँ पर आते हैं। इसी के प्रेजेंस में एक छोटा सा, जैसे एलिमेंटल पोर्शन मान लिए ना कि हम क्या किए हैं, q चार्ज ले लिए हैं, पहले से प्रेजेंट है, अब इसके प्रेजेंट में हम लोग एक dq चार्ज लाए हैं, तो वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, तो अगर q की वजह से पोटेंशियल v है तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, v इंटू dq, यानी कि v पोटेंशियल वहां पे पहले से प्रेजेंट था क्योंकि ये q चार्ज पहले से प्रेजेंट था स्मॉल q, और dq चार्ज लाए हैं तो ये आ जाएगा v इंटू dq, ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, किसको लाने में, ये आ जाएगा dq चार्ज को लाने में, छोटा सा चार्ज को लाने में। अब बताइए v क्या है, पोटेंशियल है, किसकी वजह से, ये स्मॉल q इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल है। तो अगर चार्ज कहीं पर q है तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होता है, ये होता है q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाता है आपका पोटेंशियल, ठीक है। ये किस केस में, स्फीयर के केस में आता है, अगर स्फीयर पर चार्ज q है तो उसके सरफेस का पोटेंशियल कितना होगा, ये आ जाएगा q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये dq का यहाँ पर dq हो गया, तो ये आपका हो गया dw आ गया, यानी कि एलिमेंटल वर्क डन आ गया अगर आप dq चार्ज को लाते हैं तो। लेकिन आपको चार्ज कितना लाना है, आपको तो पूरा चार्ज लाना है, q का q लाना है, तो आप इसी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये नेट वर्क डन निकल जाएगा, वर्क डन इन चार्जिंग द सेल, पूरा का पूरा चार्ज करने में जो वर्क डन हो जाएगा, आप इसी को क्या करेंगे, ये वाले टर्म्स को आप इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आप इंटीग्रेट इसको कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से q तक, क्योंकि शुरू में 0 चार्ज था और बाद में कितना हो गया, कैपिटल Q हो गया है। अब यहाँ पर ये चीज, अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट क्या है, देखिए d के बगल में जो होता है ना dq, ये वेरिएबल होता है, यानी कि यहाँ पर q वेरिएबल है, बाकी सब चीज कांस्टेंट है, तो आप बाहर कर लीजिए किसको, ये इसको बाहर कर लीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आप इस q को बाहर नहीं करेंगे, आप q dq रहेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, इसको बाहर कर लिए तो इंटीग्रेशन में कितना बचेगा, इंटीग्रेशन में बच जाएगा आपका q इंटू dq बच जाएगा, ठीक है। अब q इंटू dq का इंटीग्रेशन कितना होता है, q स्क्वायर बाई 2, q इंटू dq का कितना होगा, q स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पर देखिए q स्क्वायर आ गया, और नीचे जो 2 था आपका ना, उस 2 को आप क्या कर दिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर हो गया, ये चीजें यहाँ पर, ये इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा, और आप जानते हैं कि जितना वर्क डन करना पड़ता है यही वर्क डन उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या फिर सेल्फ एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आया कि अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास कोई स्फीयर है और ये हॉलो स्फीयर है और इसके ऊपर में चार्ज कितना है, इसके ऊपर में चार्ज है प्लस q, ठीक है, और इसका रेडियस कितना है r, तो इसके पास कितना सेल्फ एनर्जी होगा, ये आ जाएगा q स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r। देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2 को हम बाहर कर लिए यहाँ से, ठीक है, 1/2, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कितना बचेगा, q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, क्योंकि 2 बाहर कर दिया, और 1/2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.5, तो आप इसका ये पोटेंशियल आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो पोटेंशियल इसका होगा ये इक्वल हो जाएगा किसके बराबर, 0.5 इंटू क्यू स्क्वायर बाई 0.5, ठीक है, ये आ जाएगा इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r के बराबर इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन भी आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, और साथ ही साथ आपको इसका रिजल्ट भी याद रखना है कि 0.5 इंटू क्यू स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, थोड़ा लॉजिकली इसको देखना है। तो ये था आपका हॉलो स्फीयर, ठीक है, सेल की वजह से आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे। अब जो चीजें यहाँ पर है वो क्या है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, अगर यही आपका स्फीयर है और इस स्फीयर के अंदर पूरी तरीका से ये पूरा अंदर में क्या है, चार्ज भरा हुआ है कूट कूट के, तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे,
कैसे निकालेंगे यहाँ पर पोटेंशियल? देखिए होगा ये भी कि पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर भी स्टोर होगा, क्योंकि जहाँ भी चार्ज स्टोर होता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होता है। और साथ ही साथ हम निकालेंगे कैसे? तो एक एलिमेंटल पोर्शन लेके यहाँ पर भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे पिछला वाला की तरह। तो यहाँ पर क्या है आपका हेडिंग की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज सॉलिड स्फीयर। यहाँ पर क्या आपका सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कंसीडर अ चार्ज स्फीयर हैविंग चार्ज डेंसिटी रो एंड रेडियस आर। हम एक स्फीयर यहाँ पर कंसीडर किए हैं जिसके अंदर चार्ज डेंसिटी कितना है? रो है। देखिए चार्ज डेंसिटी यहाँ पर रो है, तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज बाय वॉल्यूम। चार्ज बाय कितना आ जाएगा? वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा वॉल्यूम में चार्ज स्प्रेड किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज, और इसका रेडियस कितना है? आर है, ठीक है। ये चीज, ये इसका रेडियस है आपका आर। अब देखिए अगर हम चाहते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो हमको निकालना पड़ेगा वर्क डन, क्योंकि वर्क डन ही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। और वर्क डन निकालने के लिए हम लोग को कंसीडर करना होगा एक एलिमेंटल स्फीयर, ठीक है। टू फाइंड सेल्फ एनर्जी वी कंसीडर एन एलिमेंटल स्फीयर ऑफ रेडियस एक्स। तो हम लोग क्या किए हैं, ये वाला इसी के बीच में से इतना सा, ठीक है, ये वाला एक एलिमेंटल स्फीयर जो आपको दिख रहा है, ये हम लोग कंसीडर कर लिए, ठीक है। ये वाला स्फीयर, और इसका रेडियस कितना है? एक्स है। इसका रेडियस क्या है? एक्स है। तो ये हम लोग सोच लिए हैं कि इतना चार्ज हम लोग बीच में लेके आए हैं, ठीक है। टोटल चार्ज तो हमको कैपिटल क्यू लाना है, टोटल चार्ज, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे लाएंगे। तो मान लेते हैं किसी पार्टिकुलर टाइम पे ये क्यू चार्ज, ये एक्स एलिमेंटल का जो स्फीयर है उसको हम लोग कंसिडर कर लिए हैं, और इसमें मान लेते हैं चार्ज कितना है? क्यू है। तो इस क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? ठीक है, चार्ज इन एलिमेंटल स्फीयर, यहाँ पे देखिए ये चार्ज इन एलिमेंटल स्फीयर कितना हो जाएगा? क्यू इक्वल टू, देखिए चार्ज निकालना है तो रो आ जाएगा, और इसका ये जो एलिमेंट है आपका स्फेरिकल, उसका वॉल्यूम, तो अगर रेडियस एक्स है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4/3 पाई एक्स क्यू। ये इसका आ जाएगा आपका चार्ज इस एलिमेंटल स्फीयर के अंदर। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा इस स्फीयर की वजह से? अब पोटेंशियल हो जाएगा इसकी वजह से Q/4πε0 x आ जाएगा इसका पोटेंशियल, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई स्फीयर है, उस स्फीयर पे चार्ज अगर Q है तो इसकी वजह से पोटेंशियल कितना होता है? Q/4πε0 x हो जाएगा ये पोटेंशियल। मतलब देखिए बीच में क्या कहें, इतना चार्ज यहाँ पे आया है और इसकी वजह से पोटेंशियल ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चार्ज के प्रेजेंट में, ठीक है, जब ये चार्ज प्रेजेंट है तो एक छोटा सा और चार्ज ले आएंगे जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? dq। इसका वैल्यू क्या होगा? dq। इसी में नाउ वी कैरी अ चार्ज dq इन प्रेजेंस ऑफ q। हम लोग क्या करते हैं कि q के प्रेजेंस में एक dq चार्ज यहाँ पे ले आते हैं, तो देयरफॉर अब पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर होगा? तो वर्क के बराबर, यानी कि v इंटू dq के बराबर हो जाएगा। अब अगर नेट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो आप इसी को क्या कर दीजिए? इंटीग्रेट कर दीजिए, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा v इंटू dq को इंटीग्रेट करने पर। अब यहाँ पर v कितना हो जाएगा? Q/4πε0 x। ये हम कहाँ से रखें? ये चीज यहाँ से आ गया है, देखिए, ठीक है। या v निकाल के यहाँ पर हम लोग रखे हुए हैं इसको, ठीक है, ये v, ठीक है। हाँ, ये आपका हम लोग v यहाँ पे निकाल के रखे हैं, और साथ ही साथ अब यहाँ पर देखिए ये, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर दिए हैं? v रख दिए, ठीक है। अब v रखने के बाद यहाँ पर dq का वैल्यू रखें। देखिए dq क्या है? ये चार्ज है। किस पे चार्ज है? तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर ये पूरा होल स्फीयर था, इसके अंदर हम एक छोटा सा स्फीयर लिए थे यहाँ पर, और इसका रेडियस कितना था? x था। अब dq जो लाए हैं ये इसके चारों तरफ ऐसे रख दिए एक छोटे से पोर्शन में, ये वाला, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये वाला इसी के अंदर ये। और अगर इसका रेडियस r है, ठीक है, सॉरी x है, इसका रेडियस हम लोग x माने हैं, तो ये वाला जो रेडियस है इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट कितना है? dx। तो इसी के अंदर जो चार्ज आया है उसी को हम लोग dq बोले हैं। तो अब बताइए इसके अंदर चार्ज कितना आएगा? तो सर डेंसिटी अगर दे रखा है तो चार्ज और इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। कौन सा वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे लेंगे? तो हम लोग यहाँ पर जो वॉल्यूम लेने वाले हैं वो यहाँ पर सिर्फ ये वाला लेने वाले हैं। देखिए ये इसके ऊपर जो लेयर है ये वाला, इसका वॉल्यूम लेने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ इसका वॉल्यूम लेने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि dq चार्ज क्या हुआ है? इसी वॉल्यूम में यहाँ पर dq चार्ज ये है। अब इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा?
देखिए वॉल्यूम निकालने के इसको क्या करते हैं हम लोग, किसी का सरफेस एरिया इनटू थिकनेस। तो अगर इसका देखिए रेडियस अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका रेडियस अगर x है, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 4πx², और इसका थिकनेस कितना है यहाँ पे, ये वाला थिकनेस कितना है, ये है dx। तो इसको हम लोग क्या किए हैं, dx से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये आपका निकल कर सामने आ गया। अब यहाँ पर देखिए q/4πε0x, अब q का वैल्यू हम लोग रखती हैं जो पहले निकाले हैं इससे पीछे वाले स्लाइड में, यहाँ से q का वैल्यू हम लोग रखती हैं ये रो इंटू इतना तक, ठीक है ये चीज, और फिर ये वाला टर्म्स यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म्स यहाँ पे आ गया, और नीचे क्या आ जाएगा 4πε0x यहाँ पे। अब यहाँ देखिए 4π से 4π कैंसिल कर दीजिए, एक x एक x कैंसिल कर दीजिए, और ये चीजें कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर दिए, और अंदर में कितना बच गया, ये बच गया x⁴, और यहाँ पे क्या हो जाएगा dx, जो कि छूट गया आप लोग मेंशन कर लेंगे, ठीक है x⁴ क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। अब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, रो 4π ρ²/3ε0 r⁵/5 आ जाएगा यहाँ से। अब आप रो का वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं, देखिए 4π 3ε0 ये तो आ गया। अब ये रो स्क्वायर के जगह पे आप लोग रख सकते हैं कि रो का वैल्यू कितना होता है, q/4π 3πr³ होता है, इसको स्क्वायर कर दिए, ये चीज आ गई है। अब ये सोल्व करने के बाद आपका आ जाएगा u = 3/5 q²/4πε0 r के बराबर आ जाएगा, ये चीज है। अब 3/5 को आप 0.6 लिख सकते हैं, तो देयरफॉर ये u कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6 q²/4πε0 r आ जाएगा आपका, ठीक है ये चीज यहाँ पे, ये आपका ये आ जाएगा u। अब देखिए यहाँ पर जो हॉलो स्फीयर था, उस हॉलो स्फीयर के केस में कितना था, तो हॉलो स्फीयर के केस में आपका होता था 0.5 इंटू q²/4πε0 r, लेकिन सॉलिड स्फीयर के केस में आपका कितना आ रहा है, ये आ रहा है q²/0.6 इंटू q²/4πε0 r। तो इसको आप इस तरीका से भी याद रख सकते हैं कि अगर आपका हॉलो है तो हॉलो के केस में आ जाएगा 0.5 होगा यहाँ पर, और अगर आपका सॉलिड है तो सॉलिड के केस में कितना हो जाएगा 0.6 आ जाएगा। तो ये चीजें भी आप लोग यहाँ पर याद इसको रख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो आप शेयर कर दिया कीजिए, और अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ लिखिए कि आप डिसलाइक क्यों कर रहे हैं ताकि मैं इसको इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। थैंक यू।